तो ये है आचार्य मनीष जी, या फिर आप इन्हें गुरु मनीष जी भी बुला सकते हो, क्योंकि इसी नाम से इन्होंने अपना चैनल भी बना रखा है। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इनके हॉस्पिटल्स भी चलते हैं और जगह जगह पे ये आयुर्वेद का ज्ञान बांटते हुए दिख जाएंगे आपको। ये खुद एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है जो कि आयुर्वेद का बहुत ज्यादा ज्ञान होने का दावा करते हैं, पर शायद ये बताना भूल जाते हैं कि आयुर्वेद के नाम पे सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का भी ठेका आचार्य श्री श्री मनीष जी ने ही ले रखा है। इनकी सिर्फ एक वीडियो नहीं, आज हम इनकी 2-4 वीडियोस देखेंगे जिसके ऊपर इन्होंने भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है। अभी फिलहाल आप इनकी ये वीडियो देखो। कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, एवरेजली रोज एक पेशेंट आ रहा है, रोज एक क्या स्टेरॉइड लेते हैं, उनके हिप जॉइंट घिस जाते हैं और हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। पर आचार्य जी, ये कैसे साबित हुआ कि प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से उन 18-19 साल के लड़कों की किडनियां खराब हो गई हैं? क्या सबूत, क्या साइंटिफिक एविडेंस है आपके पास? क्या आपने कभी ये भी जानने की कोशिश करी कि प्रोटीन पाउडर होता क्या है, प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है? आई एम श्योर आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी होगी, क्योंकि आप अपने खुद के ज्ञान के अंधकार में इस कदर ढके हुए हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस की सारी चरम सीमाओं को पार कर चुके हैं। स्टेरॉइड लेना इज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, मैं तो उस टॉपिक पे जा ही नहीं रहा हूँ। पर स्टेरॉइड लेने से हिप जॉइंट क्यों घिस रहे हैं, कैसे घिस रहे हैं, रीजन क्या है सर उसका? अगर आप ये भी बता देते तो बहुत बहुत भला होता आपका सर। ये आचार्य मनीष जी आपको ऐसे ही अलग अलग इंटरव्यूज में, अलग अलग पॉडकास्ट में इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हुए दिख जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि इनसे ज्यादा नॉलेज और इनसे ज्यादा सिद्धि किसी को प्राप्त ही नहीं है। देखो, आई डोंट थिंक मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत है, पर प्रोटीन पाउडर इज कम्प्लीटली सेफ फॉर कंजम्पशन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक ऑथेंटिक लैब टेस्टेड ब्रांड है। प्रोटीन पाउडर दूध से ही बनता है आचार्य जी। आचार्य जी की ऐसी आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जिसके ऊपर अभी हम आने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना तुम। देखो, इनके बहुत सारे वीडियोस लोगों की हेल्प भी करते होंगे, अच्छे भी होंगे, बट उनमें मिस इन्फॉर्मेशन का लेवल इस कदर है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर, हम इनकी एक और वीडियो देखते हैं। सांस पे घूमो, रात को ब्रश करके सो और अपना सुबह उठ के लार लेके पहले आंखों में डालो, उसके बाद हाथ रगड़ो, इतने रगड़ो गर्म हो जाए, जब गर्म हो जाए आंखों पे लगाओ। देखो, तुम्हारी आई साइट के लिए तुम्हारा सलाइवा बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। इस चीज को लेके कोई भी स्टडी नहीं हुई है, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स का तो ये मानना है कि आंखों में सलाइवा लगाने से कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया तुम्हारे आंखों में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इस चीज से जरूर बचना और ऐसी एडवाइसेस से थोड़ा दूर ही रहो। चलो अब इनकी एक और वीडियो देखते हैं। बना लो, जिसको देखने से, जिस खाने को पकड़ने से मेरी सेंसेस तृप्त होती हो, वो खाना खाओ। जैसे आप हाथ में एक सेब पकड़ो, तो सेब पकड़ोगे खुशबू आएगी, डिस्टर्ब हार्मोन खा रहे हो, और डिस्टर्ब हार्मोन से क्या होगा, आगे वाली जो पीढ़ी आएगी वो भी। आपको याद है जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के धमाके हुए थे, याद है? आज भी जापान में होने वाले 1.5। आचार्य जी, आप खाने पीने के टॉपिक से न्यूक्लियर बॉम्ब तक के टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कमाल है सर। और जहां तक रही हमारे सेंसेस की बात, मुझे नहीं लगता कि करेले को देख के हमें बहुत ज्यादा खाने का मन करता है उससे, या हमें प्याज को देख के बहुत अच्छी स्मेल आती है, या हमें लहसुन से बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो क्या आप सेम चीज इन सारी वेजिटेबल्स के लिए भी बोलोगे? मुझे तो समझ नहीं आता यार कि कौन इनके भाषण करवा रहा है, और क्या कभी इनकी कोई भाषण कोई क्रॉस चेक भी नहीं करता है क्या, कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन ये बकाबक बके जा रहे हैं क्या उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी है, या बस इनके नाम के आगे गुरु मनीष आचार्य जी लिखने की वजह से तुम इनकी बात मान ले रहे हो, और वहां जो ऑडियंस में पूरी जनता बैठी है वो भी इनकी बात मान ले रही है। और इनके एक और ऐसी जहरीले वीडियो को देखते हैं। ये बैठ के खाओ, खड़े होकर कभी खाना नहीं खाना, खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना। अच्छा, इन दोनों के क्या साइड इफेक्ट है, थोड़ा वो बता दीजिए सर। जब हम खड़े होकर खाते हैं तो बॉडी खड़ी हुई है, बॉडी का ब्रेन डिसीजन क्या ले, अब आप खड़े खड़े चलने लग जाओगे या मुझे खाना हजम करना है। मनीष जी, लग रहा है आपने ह्यूमन ब्रेन को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रखा है। मनीष जी, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये सारी चीजें वो सालों से हैंडल करता आ रहा है। कितने सारे एथलीट्स, कितने सारे सोल्जर्स हमारे खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, तो यार ये चीज तो उन पे भी अप्लाई होनी चाहिए ना। देखो दोस्तों, इस चीज का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि तुम्हें खड़े होके खाना खाना नहीं चाहिए, खड़े होके पानी पीना नहीं चाहिए। तुम्हारे घुटने सीधे हैं या फिर मुड़े हैं, यानी कि तुम खड़े हो या फिर बैठे हो, इससे तुम्हारे खाने के ऊपर या फिर पीने के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये मिथ एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित था कि हमें कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, उससे अर्थराइटिस हो जाता है वगैरह वगैरह, घुटनों में पानी भर जाता है। देखो यार, तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन का ना एक सिस्टम है, तुम्हारे ओएसोफेगस से यानी तुम्हारी फूड पाइप से पानी निकल के तुम्हारे स्टमक में आता है, स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है। उसके नीचे तुम्हारा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिससे तुम्हारे घुटने में पानी चला जाए। कोई ऐसी पाइप नहीं लगी हुई तुम्हारे पेट से कि अगर तुम खड़े हो तो पाइप खुली रहेगी और तुम्हारे घुटनों में पानी भर जाएगा, या फिर तुम्हें अर्थराइटिस हो जाएगा, या फिर कोई भी अदर नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये रेकमेंड किया जाता है कि कभी भी तुम ज्यादा कोई एक्टिविटी करते हुए या फिर चलते हुए दौड़ते हुए खाना पानी मत खाओ। एक जगह स्टेबल होकर आपको खाना खाना चाहिए या फिर पानी पीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़े ही होकर कभी नहीं खा सकते। और ऐसा भी नहीं होगा कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, यार अब मैं खाना डाइजेस्ट करूं या फिर ये तो बंदा अगले पल चल देगा तो मैं इसके चलने में सहायता करूं। अरे सर, ब्रेन सांस भी ले रहा है एक टाइम पे, ब्रेन देख भी रहा है एक टाइम पे, ब्रेन ब्लड भी पंप करवा रहा है एक टाइम पे। आप क्या बातें कर रहे हो सर? क्यों आयुर्वेद का मजाक बना रहे हो सबके सामने? और आगे भी सुनो इनकी बात। 5 लीटर। एक बार का खाना हजम करने के लिए 2.5 से 3 लीटर चाहिए। तो घुटने से भी कम हो जाता है, एड़ी से भी कम हो जाता है, कमर से भी कम हो जाता है, सिर से भी कम हो जाता है। क्या मुझे इसके आगे कुछ बोलने की भी जरूरत है? खैर, इनकी थोड़ी और वीडियोस देखते हैं। ध्यान से सुन लो ये बात। हमें क्या लगता है, रात को 9 बजे खाना खाया। 9 बजे खाना मुंह ने खाया। 9 बजे किसने खाया? मुंह ने। अमाशय ने खाया 11 बजे। छोटी आंत ने खाया 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। बड़ी आंत ने खाया रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक। फिर अमाशय ने खाया रात को सुबह उठ के 6 बजे तक। और जब ये सब खाया तो लीवर फिर रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि उसको सफाई करनी है। तो लीवर ओवर यूज होने की वजह से फेल हो जाता है, बैठ जाता है। ऐसे ही किडनी फेल होती है। पर एक सेकंड मनीष जी, अमाशय ने तो 2 बार खाना खा लिया। मुंह ने। अमाशय ने खाया 11 बजे। छोटी आंत ने खाया 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। बड़ी आंत ने खाया रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक। फिर अमाशय ने खाया रात को सुबह उठ के 6 बजे तक। और इतनी देर तक अगर किसी के पेट में खाना पड़ा रह रहा है ना, अगर वो 9 बजे खा रहा है और सुबह तक उसका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसको सीवियरली कोई डाइजेशन इशू है। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता है। तुम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि तुम 6 बजे खाना खा लो और तुम सोने से पहले अपनी अमाशय, आंत और लीवर को सुला के फिर खुद सोने जाओ। देखो, आइडियली तुम्हें खाना सोने के 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। अगर तुम 9 बजे खाना खा के 11 बजे भी सो जा रहे हो, देन यू आर गुड इनफ। हमेशा ये रेकमेंड किया जाता है कि खाने के तुरंत बाद तुम्हें नहीं सोना चाहिए। 2-3 घंटे में क्या होता है कि तुम्हारा खाना काफी हद तक 80% डाइजेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी को खाना पचाने में ज्यादा काम नहीं करना, तुम्हारी रिकवरी पे ज्यादा ध्यान दे पाती है। पर इन गुरुजी की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो फिर तो 7 जन्म लग जाने हैं हमें। देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है या फिर प्रेजेंस नहीं भी है, पर आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का दम रखते हो, तो आपके मुंह से जो भी बातें निकल रही हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली बैक्ड होनी चाहिए। श्री श्री आचार्य मनीष जी की तरह हर जगह जाके उल्टी नहीं करनी होती। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि ऐसे आचार्यों की बात हमारे पेरेंट्स के एज ग्रुप के लोग को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और आयुर्वेदा पे ट्रस्ट करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर ऐसे डॉक्टर्स जिनको खुद कुछ पता नहीं है, आयुर्वेद के सारे ज्ञान का ठेका ले रखा है, वो बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर तुम भी अपने आसपास देखते हो कोई आचार्य ऐसी वाहियात बातें कर रहा है, तो भाई उससे तुरंत दूर भाग जाओ और अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, किसी को भी ऐसे हानिकारक तत्वों से बहुत दूर रखो। अगर इस वीडियो से तुम्हारे कुछ मिथ बस्ट हुए हैं तो लाइक जरूर करके जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।